नमस्कार बच्चों, माँ गायत्री एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम जो ऑनलाइन क्लास की सीरीज चला रहे हैं, इसमें हमने कल पहली क्लास पढ़ी जिसमें हमने भारत के भूगोल की पहली जो एमसीक्यू क्लास लेकर आए हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज सारी क्लासें एक से प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें जो पुरानी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए, चाहे रेलवे हो, चाहे एमपीएसआई हो, एसएससी, जीडी या जो अन्य एग्जाम पुलिस, इन सब में जो एक क्वेश्चन आए हैं उनको सारे क्वेश्चनों को एक टॉपिक वाइज आपके सामने लाया जा रहा है, जो आगे आप परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। और इसके अलावा आपको नए तरीके से जैसे भी क्वेश्चन की सारी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स आपको दी जाएगी। जिन लोगों ने भूगोल नहीं भी पढ़ा है तो वो भी इस क्लास के माध्यम से अपना भूगोल अच्छा कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं परीक्षा में सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होगा अगर आप ईमानदारी से क्लास अटेंड करते हो। ठीक है, और जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से के मन्नार से पृथक करता है। यानी इन्होंने कहा है कौन सी जो जलराशि है वो जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती हो। तो देखते हैं, इसमें देखते हैं मैप में कि इसमें मैप में देखा जाएगा, समझ आएगा आपको। तो मैप के थ्रू देखें तो ये मैप है आपके सामने। तो मैप में देखो आपको भारत और श्रीलंका इस तरह से दिख रहा है आपको। भारत और श्रीलंका वाला जो एरिया है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य जो जलराशि दिख रही है इसको बोलते हैं, लिखा है पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल संधि। जो भारत से श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि जिसका नाम क्या है, पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्यस्थल। इसमें पाकिस्तान का कोई वो नहीं है ना, लेकिन नाम इसका जरूर है पाक जल संधि। ठीक है, तो किसके मध्य होगी, भारत और श्रीलंका के मध्य, ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा इनमें से किस राज्य में है। तो इसमें भी देख लेते हैं कि किस राज्य में तटरेखा। तो सबसे पहले ये तटीय राज्य भारत के, तो इसमें देखेंगे हम लोग तटीय क्षेत्र क्या होता है, वो क्षेत्र जो भूमि का वो क्षेत्र जो समुद्र से या जलराशि से लगा है उसको बोलते हैं तट। तो यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ से लेकर के ये आपका पूरा क्षेत्र जल से लगा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है यानी अरब सागर है। हमारे भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से दोनों साइड से जलराशि लगी हुई है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य लगाता है। तो सबसे लंबी तटरेखा कल पूछा जाएगा, ध्यान रखना, वो है गुजरात की। किसकी है, गुजरात की। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, भारत का गुजरात है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है तो फिर नाम आएगा गोवा का। तो फिर क्या इसका नाम आएगा, गोवा का। ठीक है, तो फिर क्या होगा आंसर, गोवा। ठीक है, और हमारे जो पश्चिमी तट है इस पर 5 राज्य आते हैं और पूर्वी तट पर हमारे 4 राज्य आते हैं। 5 कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। इधर पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से हमारे तटीय राज्य आते हैं। आपको पूछा जाए कि तटीय राज्य की कुल सीमा कितनी है, तो हमें ध्यान रखना हमारी तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर हमारी तटीय सीमा है। अगर द्वीपों को भी शामिल कर दिया, यहाँ पर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को भी शामिल कर दिया जाए तो फिर हमारी सीमा रेखा कितनी हो जाती है, 7517 के आसपास हमारी ये सीमा हो जाती है। कितनी हो जाती है, 7517 किलोमीटर फिर हमारी सीमा हो जाती है। इसमें लेकिन आपके जो सारे द्वीप क्षेत्र हैं वो भी इंक्लूड है, लेकिन इसमें ये मुख्य भूमि की तटरेखा है 6100 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो हमें पता होना चाहिए कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। ठीक है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। ठीक है, ये है आपका भारत। तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, हमें पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य हैं वो जहां से गुजरती है कर्क रेखा। तो देखते हैं इसमें, तो कर्क रेखा हमारे यहाँ राजस्थान से एंटर करती है, मध्य प्रदेश, झारखंड और त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए, गुजरात 1, राजस्थान 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। इसको
23.5 डिग्री हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, जो भारत के मध्य से गुजरती है, भारत को 2 भाग में डिवाइड करती है। कौन सी? ये कर्क रेखा, ठीक है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, इसमें पूछा गया है आपसे कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो राजस्थान से गुजर ही रही है, झारखंड से गुजर ही रही है, आपके असम से नहीं गुजरेगी, मिजोरम से गुजर रही है लेकिन असम से ये नहीं गुजरेगी, तो आंसर क्या होगा हमारा, असम होगा। मिजोरम से तो यहाँ गुजर रही है, त्रिपुरा से भी गुजर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, यानी कौन कौन से राज्यों की सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, यहां से देख लेते हैं थोड़ा सा, ये है आपका भारत, तो भारत में पाकिस्तान से लगे हुए राज्यों के नाम पूछे गए, तो पाकिस्तान कहां से लगा है, यहां से पाकिस्तान हमारे भारत को स्पर्श कर रहा है, कहां से, यहां से शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की और यहां से सीधा होते हुए आपके यहां से लग रहा है। तो पहला राज्य तो गुजरात हो गया, जहां गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, दूसरा आपका राजस्थान हो गया, तीसरा पंजाब हो गया, चौथा जम्मू कश्मीर हो गया और पांचवा आपका लद्दाख हो गया। 5 राज्यों के साथ हमारी सीमा किसकी लग रही है, पाकिस्तान के साथ। तो क्या क्या आंसर हो गए, गुजरात की लग रही है, हाँ ये सही है बिल्कुल, पंजाब की लग रही है, हाँ लग रही, राजस्थान की भी लग रही है, लेकिन हरियाणा की सीमा नहीं लग रही। हरियाणा तो ऐसा एक राज्य जो उसकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, तो क्या आंसर होगा, ए बी सी, ए बी सी, तो आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। क्या आंसर होने वाला है हमारा, बी आंसर होगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखना है बी, यानी गुजरात की लगती है, पंजाब की लगती है, राजस्थान की लगती है, लेकिन हरियाणा की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, ठीक है। अगला है भारत मानक यामियोत्तर रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, इनमें से कौन से, उन 5 राज्यों में से एक नहीं है, यानी जो कर्क रेखा हमने पढ़ी कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से। जो हमारी 10.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पूछा गया है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। पहले उसकी लोकेशन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये है भारत, इसमें भारत में आपका जो कर्क रेखा है, जो सॉरी 10.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, मैं पता है 10.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो हमारे उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के कहां से लिया गया है, इलाहाबाद के पास नैनी से, यहां से शुरू करें अगर हम इसको, थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा उड़ीसा में, इस तरह से ये गुजरती है। ये कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये हमारे इलाहाबाद कहें या प्रयागराज से कहां पर लिया गया है, ये प्रयागराज, प्रयागराज के नैनी, नैनी एक जगह है वहां पर, वहीं से पूरे भारत का टाइम सेट किया गया है, यानी टाइम जो देशांतर देखा उसी के आधार पर हम भारत का पूरा टाइम सेट किया है। तो ये कहां से है, अपने 12.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और जो कहां पर से निकलता है, आपके इलाहाबाद के नैनी से निकलता है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजर रहा है आपका, पहला तो उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है, दूसरा थोड़ा सा मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश से, यानी 5 राज्यों से होकर ये आपका गुजरता है। लेकिन किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, इन्होंने पूछा है, तो आंध्र प्रदेश से गुजर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रहा है, उड़ीसा से भी गुजर रहा है, लेकिन आपका बिहार से ये गुजरता हुआ नजर नहीं आएगा। ये है बिहार आपका, तो बिहार में कहीं भी ये एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है, यानी किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम छोटा सा करके इसको, ठीक है। तो इसमें देखते हैं तो कौन सा राज्य है, इन्होंने पूछा है, ऑप्शन दिए सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। किससे जुड़ना चाहिए, चीन से जुड़ना चाहिए, और आपकी चीन से जुड़ना चाहिए, और भूटान से जुड़ना चाहिए, और नेपाल से जुड़ना चाहिए। तो ये है आपका नेपाल, ये है चाइना, और ये है आपका भूटान। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिक्किम ही दिख रहा है, जो सिक्किम की सीमा 3 राज्यों से जुड़ रही है। देखो ये आंसर हो गया आपका सिक्किम, क्योंकि सिक्किम की जो सीमा इधर पश्चिम में नेपाल से है, उत्तर में आपकी चाइना से है, और पूर्व में भूटान से है, ठीक है। तो ये सिक्किम की सीमा जुड़ रही है। अगला देखो ऑप्शन देखो, मिजोरम, मिजोरम कहाँ है, मिजोरम ये रहा, तो मिजोरम की सीमा कहाँ जुड़ रही है, इधर म्यांमार से जुड़ रही है, इधर भारत का है, और बांग्लादेश से जुड़ रही है, ठीक है। 2 राज्य 200 से जुड़ रही है, किसकी, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इधर चाइना से जुड़ रही है, इधर म्यांमार से जुड़ रही है, 2 देशों से जुड़ रही है।
नागालैंड की बात करें तो नागालैंड ये रहा, इसकी केवल और केवल म्यांमार जुड़ रही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? इसकी सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। ठीक है, अभी बताया, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है, तो बात करते हैं नेपाल से जुड़ी हुई नहीं। तो नेपाल ये रहा आपका, ये नेपाल है। किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? उत्तर प्रदेश की सीमा तो जुड़ी हुई दिख रही है आपको ये। अगला है उत्तराखंड, उत्तराखंड की सीमा भी यहाँ से जुड़ी हुई नजर आ रही है। फिर आता है बिहार, बिहार की सीमा भी इससे स्पर्श कर रही है। लेकिन अगला आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है, यहाँ से नेपाल का कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुझे बहुत दूर पड़ता है त्रिपुरा। तो क्या आंसर होगा हमारा? त्रिपुरा। उसका नाम ही त्रिपुरा है, यानी त्रिपुरा यानी तीन ओर से घिरा हुआ। कहां, किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश से। जो हमारा राज्य है त्रिपुरा, ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, बस केवल और केवल बांग्लादेश तीन ओर से इसको घेरे हुए है। ठीक है, तो त्रिपुरा है इसका सही आंसर हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? देखते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अत्यधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? क्या कहने का मतलब है कि भारत का कौन सा राज्य जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ये कल ही बताया था हमने। तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ये आपको दिख रहा है उत्तर में उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा, अगर इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा आपको लगभग देखो कहां से, पहला ही जोड़ो तो उत्तराखंड से, दूसरा आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान, तीसरा, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवा बिहार, सातवां आपका क्या है आपका बिहार, और आपका आठवां यहाँ पर हरियाणा भी हो जाता है, आठवां हरियाणा हो जाएगा। यानी 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और प्लस में अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल, इतने राज्यों को स्पर्श कर रहा है आपका उत्तर प्रदेश। और ये हमें पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, आपका पता होना चाहिए आपकी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा अपनी कौन से राज्य में साझा करता है, तो मध्य प्रदेश वाले ध्यान रखें, ये अपने मध्य प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश है इसकी सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा अपना? उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या होगा आंसर? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की जा रही है यहाँ पर। तो बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो देखते हैं। तो भारत की सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय, यहाँ से यहाँ पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लगभग 3300 कुछ किलोमीटर है इसकी। और लेकिन सबसे लंबा अगर सीमा की बात करें तो हमारी बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? बांग्लादेश के साथ कितनी है? 4096 किलोमीटर सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। यानी सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा अगर किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ है तो वो है बांग्लादेश के साथ। भूटान तो छोटा सा है आपका। चाइना से हमारी सीमा इधर लगती है और यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ पर थोड़ी सी और यहाँ पर इस तरह से लगती है चाइना पर। तो दूसरा नंबर आता है चाइना का, पहला नंबर तो आपका बांग्लादेश का आता है, दूसरे नंबर पर चाइना का नाम आता है। तो क्या आंसर होगा हमारा? बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? यानी बांग्लादेश को देखते हैं, कहां पर है बांग्लादेश? ये दिख रहा है आपको साइड में बांग्लादेश। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की इन्होंने पूछा है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो सबसे पहले लगने वाले राज्य बांग्लादेश के, मिजोरम की सीमा लग रही है यहाँ पर, फिर त्रिपुरा लग रहा है, फिर असम लग रहा है, फिर मेघालय लग रहा है और पश्चिम बंगाल लग रहा है। यानी 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा यहाँ पर बांग्लादेश के साथ लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको मणिपुर की सीमा कहीं भी नजर नहीं आएगी। मणिपुर ये रहा आपका, मणिपुर की म्यांमार के साथ लगेगी, म्यांमार के साथ लगेगी, ना कि बांग्लादेश के साथ लगेगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? तो हमने बताया ना किसकी सीमाएं अभी नेपाल के साथ नहीं लगती है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। तो
नेपाल, नेपाल ये रहा आपका, इसकी सीमा नहीं लगती है तो आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा ये देखो आपको लगती नजर आ रही है नेपाल के साथ। फिर अगला है बिहार, बिहार की तो बहुत लंबी सीमा लग रही है नेपाल के साथ। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा भी यहाँ पर लगती नजर आ रही है। अगला आता है झारखंड, झारखंड की सीमा भी कहीं भी आपको नेपाल के साथ लगती हुई नजर नहीं आएगी, तो आंसर क्या होगा हमारा झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पर। कौन सा है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल के आधार पर बात की जा रही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश का नाम आता है आपके लक्षद्वीप का नाम आता है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप मात्र 32 वर्ग किलोमीटर, कितना है 32 वर्ग किलोमीटर ये लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है। और ये है, ये प्रवाल से बना द्वीप है। किससे बना द्वीप है, प्रवाल से बना द्वीप है ये। ठीक है, इसकी राजधानी पता है क्या है, कवरत्ती, इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके एग्जाम में। तो आंसर क्या होगा हमारा लक्षद्वीप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है क्वेश्चन, भारत की अधिकतम दूरी पर है, भारत की अधिकतम दूरी पर क्या है, भारत की अधिकतम दूरी पर है उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमें पता है कि हमारा ये ग्लोब है, ये हमें पता है, और यहाँ से 0 डिग्री आती है भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। इससे हमारा भारत दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये पूरा पश्चिम। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। और यहाँ पर एक देखा जाती है इसको 23.5 डिग्री बोलते हैं मकर रेखा, यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा है आपकी, ये है मकर रेखा। इस तरह से दुनिया का आपको एक ग्लोब नजर आएगी। अब उन्होंने पूछा भारत की दूरी पूछी उन्होंने, तो जो हमारा भारत है पता है कि भारत ये यहाँ से देशांतर डाल देते हैं हम, ये देशांतर है, तो हमारा भारत इधर था ना, इस तरह से भारत है हमारा, कर्क रेखा हमारा भारत के मध्य से निकल रही है, तो हमारा भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ से उत्तरी ध्रुव तो बिल्कुल नजदीक पड़ रहा है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव बहुत दूर पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा हमारा, सबसे दूर क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। आर्कटिक वृत्त भी आपको उत्तर में पड़ेगा, लेकिन उत्तर तो उत्तरी ध्रुव तक भी हमारे नजदीक पड़ रहा है, दक्षिणी ध्रुव हमसे बहुत दूर पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा, आंसर दक्षिणी ध्रुव। अगला आंसर देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण 40 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यमोत्तर रेखा को मानक यमोत्तर मानक किया जाता है, इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है। तो हमने बताया ना था कि ये कहां से निकलती है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के नैनी के पास, इलाहाबाद के पास नैनी नामक जगह है, वहां से ये 0 डिग्री तो 11.5 डिग्री आपकी देशांतर है वो गुजरती है। कहां से, नैनी, जो वर्तमान नैनी देखिए मिर्जापुर, कहीं मिर्जापुर लिखा दिखा है तो आपको घबराना नहीं है, कहीं मिर्जापुर भी आता है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में ये मिर्जापुर के अंदर दिखता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा नैनी, जो कि इलाहाबाद में आता है। ठीक है, बात करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, भारतीय जो राज्य है, कौन कौन से भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, देखते हैं हम, ये है आपका भारत आप देखते हैं बांग्लादेश की सीमा पर, बांग्लादेश ये रहा आपका बांग्लादेश। तो पहला तो देखो एक ग्रीन दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये यहाँ से, तो पहला पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद आता है आपका असम, थोड़ा सा फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, यानी 5 राज्य इसकी सीमा को स्पष्ट कर रहा है। पश्चिम बंगाल कर रहा है, असम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, मेघालय कर रहा है, ठीक है, और आपका त्रिपुरा बिल्कुल कर रहा है, मिजोरम कर रहा है। तो आंसर पहला ही होगा हमारा, आंसर क्या होगा, फर्स्ट, आंसर पहला। देखो इनको और भी देखें चेक करके, मिजोरम त्रिपुरा कर रहा है, सिक्किम इसकी सीमा को स्पष्ट नहीं कर रहा, सिक्किम बांग्लादेश के साथ नहीं लग रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अगला है सिक्किम इसमें दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, फिर अगला है इसमें भी सिक्किम दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर नंबर ए होगा सही, ठीक है। केरल से गुजरने वाली अक्षांश, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया आपको इसको। केरल से गुजरने वाली अक्षांश
कहां से और गुजरेगी, यानी इन्होंने कहा कि केरल जो अक्षांश से गुजरेगी, हमें अक्षांश का पता नहीं करना है कि कितनी डिग्री जा रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो अक्षांश रेखा अगर केरल से गुजरेगी तो वो किस राज्य से और गुजरेगी। हमें ये पता है कि जो ग्लोब पर आड़ी रेखाएं खींची गई उनको अक्षांश कहते हैं, ये तो पता है ना। इस तरह की जो रेखाएं खींची गई हैं इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो इस तरह से खींची गई है, तो जो रेखा केरल से गुजरेगी वो रेखा कहां से गुजरेगी, तो ये केरल दिख रहा है आपको, ये केरल दिख रहा है। अगर कोई रेखा इस तरह से खींचोगे इस तरह से, तो वो केरल से गुजर रही है तो कहां से गुजरेगी, तमिलनाडु से तो गुजरेगी ना। उत्तराखंड में कहां पड़ रहा है, इधर से उधर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ खड़ी रेखा है उनको देशांतर बोलते हैं, लेकिन यहाँ बात किसी की अक्षांश रेखाओं की। तेलंगाना है ही ऊपर है, तो आंसर क्या होने वाला है आपका, तमिलनाडु। जो रेखा आपके केरल से गुजरेगी वो रेखा आपके तमिलनाडु से भी गुजरेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। हमने बताया कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ना, कौन सा, लक्षद्वीप इधर। तो लक्षद्वीप को ये जो द्वीप है लक्षद्वीप, ये आपका प्रवालों से ही बना हुआ द्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाल से ही बना हुआ द्वीप है। अगर परीक्षा में आया कि प्रवाल से निर्मित द्वीप कौन सा है, तो हमारा लक्षद्वीप है, जो कि कहां पड़ता है, अरब सागर में। इसके अलावा मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, 32 वर्ग किलोमीटर में। सबसे छोटा आपके केंद्र शासित प्रदेश है तो वो भी कौन सा है, लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी क्या है, कवारत्ती, कवारत्ती, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या आंसर होगा, प्रवाल द्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप पर, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये हमने भी पढ़ा था, कौन सी थी वो, भारत, इस तरह से हमने पढ़ा था ना अभी, इस तरह से ये श्रीलंका है और यहाँ पर जो जलीय राशि है इसको क्या बोलते हैं, पाक जल संधि, पाक जल संधि। तो क्या आंसर होगा हमारा, पाक जल संधि, ठीक है। ये कहां पड़ती है, भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर पूछा है, बात ध्यान रखना। भारत की मुख्य भूमि, ये हमारा भारत है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए आपसे, सुदूर पूछा जाए, तब आप इंदिरा पॉइंट लगाओगे, इधर अंडमान निकोबार पड़ेंगे, इधर निकोबार में लगाओगे। लेकिन उन्होंने पूछा है कि मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि आपकी यहाँ होगी, ये तो यहाँ पर पड़ता है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। ये जो पॉइंट है ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। कहां पर पड़ेगा, ये आपके कन्याकुमारी में पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा कन्याकुमारी, ठीक है। अगला है, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जब आप लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा तो हमारे भारत भूगोल की दृष्टि से 6 पार्ट में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 6 पार्ट में। वो कौन कौन से भाग होंगे हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर का भी इसमें ही आएगा, और पूर्वोत्तर भी लिख सकते हैं, और पूर्वोत्तर वाला, क्योंकि पूर्वोत्तर जो वाला बेल्ट है वो भी तो हिमालय का ही पार्ट है। पूरा हिमालय और उत्तर का पूरा हिमालय क्षेत्र वो ही पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा दूसरा आएगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ये दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, ये दूसरा है। तीसरा आएगा आपका प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत यानी जो मध्य प्रदेश के नीचे वाला क्षेत्र भारत का उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। चौथा आता है आपका तटीय भारत, ठीक है, तटीय भारत। पांचवा आता है आपका मरुस्थलीय भारत, इसमें राजस्थान वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका फिर आपका छठवा आएगा यहाँ पर द्वीपीय क्षेत्र। इस तरह से आपका जो भारत है भौगोलिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपको पता चल गया है 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगला निश्चित करके देखा, निम्नलिखित में से वास्तविक किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो अभी बताया था हमने आपको, तो ये तो क्वेश्चन किस राज्य से होकर करके देखा नहीं गुजर रही है। देखो इसमें बताया था ना, कर्क रेखा कहां से गुजर रही है आपकी, यहां से गुजर रही है, इस तरह से। सॉरी गलती हुई इसमें, थोड़ा इसको देखते हैं।
यहाँ पे कर्क रेखा आपकी कहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजरात से राजस्थान मध्य प्रदेश, थोड़ा सा इसको थोड़ा देखते हैं, हाँ यहाँ से गुजर रही है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कर्क रेखा आपकी गुजर रही है यहाँ से कर्क रेखा, ठीक है, ऐसे गुजरेगी। तो 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है। अब पूछा गया है कितने राज्यों से गुजरती है, हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से कर्क रेखा हमारे भारत से गुजर रही है। लेकिन हमसे पूछा गया किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, राजस्थान गुजरती है बिल्कुल, मिजोरम से गुजर रही है, तीसरा है त्रिपुरा से गुजर रही है, लेकिन मणिपुर से कहीं नहीं गुजर रही है। मणिपुर ये पड़ता है ऊपर, यहाँ से कहीं पर भी आपको कर्क रेखा गुजरती हुई नजर नहीं आएगी। तो आंसर क्या होने वाला है हमारा, मणिपुर, ठीक है। खालिस्तान भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, अभी बताया कर्क रेखा जो 3.5 डिग्री भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है, कितनी 3.5 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश जो कि भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका बी, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है, भारत भूमध्य रेखा से कितने डिग्री उत्तर में है। देखो इसमें ग्लोब में देख लेते हैं, जो हमारा भारत है ये 0 डिग्री है, ये 3.5 डिग्री है, ये 3.5 डिग्री मगर है, तो 3.5 डिग्री ये नॉर्थ है, ये 3.5 डिग्री आपका वेस्ट होगा, ये साउथ होगा, ठीक है, 0 डिग्री है। तो हमारा जो भारत है आपको इस तरह से नजर आता है यहाँ पर। तो भारत आपका 3.5 डिग्री ऊपर है, लेकिन 3.5 डिग्री तो भारत के मध्य से गुजर रहा है, और पहले शुरू होगा ना, यहाँ से पूछा जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ पर कि जो अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है वहां से शुरू होगा। तो भारत की जो आपकी स्थिति नजर आती है, हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार भारत का पता होना चाहिए हमें, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारा कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 4 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत आपको नजर आएगा। तो इन्होंने पूछा है कहां से कितने दूर है भूमध्य रेखा से, तो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी मात्र 8 डिग्री 4 मिनट, लगभग आंसर क्या होगा हमारा 8 डिग्री के आसपास हमारी भूमध्य रेखा से दूरी है, ठीक है। भारतीय क्षेत्र से सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है, यानी जो भारत का सबसे दूर दक्षिणतम बिंदु है वो भारत से कहां पर स्थित है, भारत में। तो ये भारत दिख रहा है आपको, ये भारत में जो इंदिरा पॉइंट है आपका ये कहां पर स्थित है उन्होंने पूछा है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर स्थित है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार, क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। ये कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। तो आंसर क्या होगा हमारा ग्रेट निकोबार, ठीक है, सबसे सुदूर क्षेत्र है ग्रेट निकोबार, वहीं पर हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिणतम सिरा कौन सा, दक्षिण सिरा, तो वही आंसर होने वाला है, इंदिरा पॉइंट कहां पर है, ग्रेट निकोबार में है, ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये आंसर होगा अपना, ठीक है। आगे चलते हैं, इंदिरा पॉइंट भारत दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार के कौन से, ग्रेट निकोबार के भी कौन से पॉइंट पर स्थित है, दक्षिणी पॉइंट पर स्थित होगा, उन सबसे दक्षिण कॉर्नर से बाद भारत खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, दक्षिणी पॉइंट पर स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से संबंध है, यानी इन्होंने पूछा है कितने भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा साझा करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो बात करते हैं कितने राज्य हैं, हमने पढ़ा था ना कितने राज्य हैं जो भारत की समुद्र तट से उससे लगे हुए हैं। तो पहला हमने पढ़ा था गुजरात है एक, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला, यानी पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं जो
साझा कर रहे हैं। छठवां फिर आपका तमिलनाडु, सातवां आपका आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और नौवां आपका पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य हैं जो कि कहां से लगे हुए हैं, आपके जलीय सीमा से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए हैं। और क्या आंसर होगा आपका, केंद्र शासित प्रदेश कितने लगे हुए हैं। तो ध्यान रखना, एक यहां पर पड़ता है दादर दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हो गए, एक हो गए 2020 से, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। तो 2 एक होगा, एक ये रहा आपका। फिर यहाँ पर एक पांडिचेरी का हिस्सा आ जाता है, यहाँ ये भी पांडिचेरी और ये भी पांडिचेरी है। दूसरा पांडिचेरी हो गया, तीसरा लक्षद्वीप हो गया, चौथा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इस तरह से अब कितने होगा, 1 2 3 4, यानी 4 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश की सीमा, जलीय सीमा लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, ये गलती है। परीक्षा में जब आया होगा तब 5 होंगे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 4 है। ठीक है, तो वर्तमान में 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट से लगती है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। अगला, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, और आप रिवीजन कर लोगे तो बस आपसे और बेहतर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। ये हमें पता होना चाहिए, ये दक्षिण उत्तर है, ये दक्षिण है साउथ, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, यानी ये है पूर्वी हिस्सा। ठीक है, तो पूरा में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, इसमें है अरुणाचल प्रदेश, हाँ आंसर आएगा। तो क्या होगा, सबसे पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। आपने पढ़ा था कि सबसे पूर्वी पॉइंट हमारा यहाँ पर किबुतु पड़ता है, किबुतु, इसको हम क्या मानते हैं, सबसे पूर्वी, यानी सूर्य का प्रकाश भारत में पहले एंटर आता है तो किबुतु में ही आता है। तो सबसे अंत में यहाँ पर अंत हो जाता है उसका, यहाँ पर गुहार मोती करके जगह पड़ती है, या गुहार मोता या करके, यहाँ पर ये सूर्य के प्रकाश का अंत हो जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है, हमारे आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा है किससे जुड़ी हुई है। तो हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश है कहाँ, पहले तो देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है हमारा राज्य, इसकी सीमा कहाँ पर है, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका आंध्र प्रदेश। अब उन्होंने पूछा कि आंध्र प्रदेश सीमा किसके साथ स्पर्श है, तो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी है। तो यानी तो ये किस तरह का पड़ रहा है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी। अगला देखते हैं, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, बात करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें कौन सा राज्य जिसकी सीमा किसके साथ जुड़ी होना चाहिए, भूटान के साथ, चीन के साथ और म्यांमार के साथ। भूटान ये रहा आपका, चाइना ये ऊपर है ही, और इधर म्यांमार, तो वो होगा राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है हमें आसानी से कि यहाँ पर पूरब में म्यांमार है, इसके इधर चीन है और इधर भूटान है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य जिसकी सीमा 3 देशों भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा को स्पर्श कर रही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने सारे क्वेश्चन, आपकी क्लास कैसी लगी तो जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और इस क्लास को शेयर भी करें। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो क्लास को देखना ही देखना है, इसके अलावा पीडीएफ के माध्यम से भी आपकी हेल्प की जाएगी। और आप इसको लगातार क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो आगामी परीक्षा है उनमें आपको इसका बहुत फायदा होगा। लगातार आपको क्लास में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बस लेकिन आप जुड़े रहें। और ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए भी आपके पास आने का विकल्प है। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।